नमस्कार, दिल्ली में साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल से सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत श्रीलंका से। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी बेहद खुश हैं। पिछले हफ्ते हम सभी ने देखा कि किस तरह प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे और उस पर कब्जा कर लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री दफ्तर में पहुंचे, उस पर कब्जा किया और साथ ही कई सरकारी इमारतों पर भी कब्जा किया, जिसे कल राजपक्षे के इस्तीफे के बाद उन्होंने खाली कर दिया। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह राष्ट्रपति पैलेस पहुंचे और वहां का जायजा लिया। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए जिस तरह से यहाँ पे दीवारों पे निशान है, लोगों के जूते चप्पलों के निशान, और ये रहा वो स्विमिंग पूल जिसमें कि प्रदर्शनकारी नहाते नज़र आए थे। और वीडियो, कई तरह के वीडियोज़ आए थे। जिस एंगल से सबसे ज़्यादा वीडियो आए थे और वो वायरल हुआ था, तो ये स्विमिंग पूल है। यहाँ तो अभी सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, कुछ मीडिया कर्मियों के अलावा। लेकिन यहाँ जिस तरह से यहाँ से दृश्य आए थे, वो इस कॉर्नर से दृश्य थे जितना मुझे याद है या जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। और प्रदर्शनकारी यहाँ पर इस तरफ से आकर यहाँ काफ़ी उन्होंने चक्कर की थी, मस्ती की थी, वीडियोज़ बनाए थे और वो काफ़ी वायरल हुआ था। तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास का वो स्विमिंग पूल जहाँ प्रदर्शनकारियों की जो तस्वीर है वो नज़र आई थी और काफ़ी वायरल हुई थी। तो एक बार सामने से तस्वीर इस स्विमिंग पूल की, और ये राष्ट्रपति आवास का उसकी पहली मंजिल और ये स्विमिंग पूल। अब यहाँ पर जो हैं कुछ लोग मीडिया के आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे जो जिज्ञासा रख रहे हैं वो आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो हैं वो जांच दल के भी हैं जो देख रहे हैं यहाँ क्या क्या हुआ। ये देखिए फ्रीज़र, और ये मुख्य किचन का नज़ारा है जो अब हमारे कैमरे पर आया है। ये देखिए सब कुछ खाली कर गए प्रदर्शनकारी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि शासक के पास जो होता है वो जनता के पैसे का ही होता है, लेकिन ये देखिए तरीके से यहाँ जो चूल्हे हैं, बड़े बड़े चूल्हे, उसमें चाय भी बनाई गई, चाय पी भी गई, जो कुछ भी खाने को मिला वो खाया उन्होंने, वीडियो भी बनाया, दुनिया को दिखाया कि हम राष्ट्रपति आवास में घुस गए हैं, क्योंकि नाराज़गी है उनकी नीतियों से, उनके सरकार चलाने के तौर तरीके से। और उसी का विरोध करते हुए जब वो यहाँ घुसे तो यहाँ पर जो खाया पिया, और क्योंकि बहुत बड़ी तादाद थी प्रदर्शनकारियों की, तो ऐसे में नुकसान भी वो करते चले गए यहाँ से। और अब इन सब बातों की जांच हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है वो तमाम तरह के कप, प्लेट्स, ये होता है एक राष्ट्रपति का किचन और उसका बर्तनों वाला हिस्सा। गुजरात में भारी बारिश से हालात बेहद ख़राब हैं। जो इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें से एक है नवसारी। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता वहां मौजूद है और वहां का हाल बता रहे हैं। भारी बारिश के कारण गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति आई है, और इस बार सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में कई जगहों पे पानी इस तरीके से जमा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो घर है, उस घर के जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के सीलिंग तक पानी पहुंच गया था। जो मीटर बॉक्स है उसके थोड़ा ही नीचे तक पानी था, ऐसे यहाँ के जो रहवासी है उनका कहना है। सामने आप देख सकते हैं जो घर है उस तरफ, वहाँ पे अभी भी पानी जमा हुआ है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के रहवासी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे थे कि पानी जमता है हर बार, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ है। हाँ, ज़्यादा हुआ है इस बार। पानी कहाँ तक गया था इस बार? इस बार वो मीटर के ऊपर के थोड़ा नीचे है, बस वहाँ तक आया थे पानी। अच्छा, तो मतलब पूरा ग्राउंड फ्लोर डूब गया था अंदर का। अच्छा, हर साल इतना होता है कि इस साल थोड़ा ज़्यादा हुआ है? इस साल ज़्यादा हुआ है, काफ़ी टाइम बाद आया है। अभी पहले 2011 में इतना पानी आया था, लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा पानी आया है।
हम अभी देख सकते हैं आप लोग, हमारे घर कितना डूबा हुआ था। अभी 12 घंटे में इतना पानी निकला है। अभी उसके अलावा भी इतना पानी है। तो जैसे कि यहाँ के लोग कह रहे हैं, आप देख सकते हैं घर तक पहुँचने में आपको कमर तक पानी आ जाएगा। और इस तरफ आपको दिखा देते हैं, जो रास्ता है वो भी बंद हो चुके थे क्योंकि ये रास्ते के ऊपर भी पानी आ गया था। लेकिन अभी जो है रास्ता खुल चुका है क्योंकि पानी थोड़ा नीचे आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल, उन्होंने भी यहाँ पे जो उनका कंट्रोल रूम है वहाँ से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी उसमें हालत थोड़ा सुधरा है, लेकिन पानी पूरी तरीके से अभी भी नहीं उतरा है। कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ बिलीमोरा नवसारी से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में 15 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। इसी के चलते कई परीक्षा केंद्रों में फेरबदल होने से कई छात्रों के पेपर छूट गए। वहीं इन परीक्षा केंद्रों में किस तरह की तैयारियां की गई और छात्रों ने एग्जाम देने के बाद क्या कहा, जानिए रवीश रंजन शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। खुशी, रितिका, निशिता जैसे तमाम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स परेशान हैं। गुरुवार शाम को CUET का प्रवेश पत्र जब निकाला तब परीक्षा केंद्र द्वारका दिया गया, लेकिन रात को इनका परीक्षा केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, जिससे वो परीक्षा नहीं दे पा रही हैं। मेल भेजा भी तो रात में भेजा, रात में कौन फोन देखता है? 11:30 बजे मेल कर रखा है। 11:30 बजे मेल किया है। अब रात में कौन फोन देखता है? रात में जग के हम फोन तो चलाने से रहे, सोएंगे या फिर फोन चलाएंगे। अगर हमारा कल एग्जाम है सर, आप खुद सोचिए, कल अगर हमारा एग्जाम है, हम सोए या फिर फोन देखें? CUET परीक्षा शुरू होने से पहले पाठ्यक्रम, एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र को लेकर तमाम तरह की शंकाएं स्टूडेंट्स के बीच मौजूद थीं। लेकिन 3 घंटे बाद जब परीक्षा देकर वो निकले तो ज्यादातर स्टूडेंट्स खुश दिखे। अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक था। CUET का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया और NTA ने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया था। जैसा कि हमने बहुत एंजाइटी ली थी, ऐसा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए थे, बेसिक बस याद करने की जरूरत थी हमें, और ज्यादा हमें प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं। CUET परीक्षा देकर निकले इन स्टूडेंट्स की बात सुनकर उन स्टूडेंट्स ने जरूर राहत की सांस ली होगी जिनको आगे परीक्षा देना है। लेकिन NTA ने कैसे रातों रात परीक्षा केंद्र तैयार किए और कैसे परीक्षा हो रही है, ये जानने के लिए हम NTA के एक परीक्षा केंद्र पहुंचे। यहाँ बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया है और CCTV से लेकर जैमर और नए लैपटॉप तक लगाए गए हैं ताकि परीक्षा देने के दौरान दिक्कत न हो। जो NTA के परीक्षा केंद्र हैं उसके बारे में तमाम सारे भ्रम हैं लोगों के बीच में, तो आज हम आपको NTA परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे और किस तरह NTA के परीक्षा केंद्र हैं जहां पर स्टूडेंट्स आकर परीक्षा देते हैं। तो ये आप देखिए, ये सेंटर है और जब भी कोई परीक्षार्थी आता है तो उस जगह पर उसका जो बैग है, कोई दूर से आया है तो वहां पर उस काउंटर पर बैग जमा हो जाता है। तो इस गेट से अंदर घुसता है। तो रजत जी ये बताइए कि यहाँ से जब परीक्षार्थी, जैसे मैं परीक्षार्थी हूँ, अगर मैं अंदर आया तो फिर क्या करूंगा मैं? जब भी कोई भी स्टूडेंट आता है तो उनकी यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। इस डिवाइस के थ्रू उनके फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं। अच्छा, देयर इज द डिवाइस। अच्छा, यहाँ से फिंगरप्रिंट्स, यहाँ से उनका थंब इम्प्रेशन स्कैन होता है, यहाँ से उनका एडमिट कार्ड का बारकोड स्कैन होता है और यहाँ से उनकी कैमरा पिक्चर स्कैन होती है विद अ वाइट बैकग्राउंड एज पर द गाइडलाइंस। कौन लोग आए हैं परीक्षा वही है कि नहीं? वही है नहीं, उनका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे डिजिटली वेरीफाई किया जाता है। जब बच्चा अपने सीट में बैठ जाता है और वो एग्जाम दे रहे होते हैं तो एक सेकंड राउंड ऑफ अटेंडेंस होता है टू वेरीफाई देम। तब यहाँ पे उनका थंब इम्प्रेशन फिर लिया जाता है उनके एडमिट कार्ड पे। देश की ये दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा अगस्त तक चलेगी। अभी तक एग्जाम जो अंदर लोगों ने दिया है उसको लेकर अभी तक कोई शिकायत छात्रों की नहीं आई है। ये शिकायत जरूर रही है कि कई बार जो है परीक्षा केंद्र अंतिम समय पर बदला गया, उसको लेकर शिकायत थी। लेकिन 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं और अभी पहली पाली का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जो भी हम स्टूडेंट से हमने बात किया है उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। NTA एग्जामिनेशन सेंटर से हरकिशन शर्मा और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।
फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली वाले मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के 2018 के ट्वीट पर भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया था। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आखिरकार शुक्रवार को कुछ राहत मिली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देते वक्त सरकार को संविधान का पाठ भी पढ़ाया। विशेष सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने बेल देते हुए कुछ बेहद अहम टिप्पणियां की। जज जांगला ने लिखा कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। आलोचना अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर देने भर से धारा 153A और धारा 295A लगाना ठीक नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र में सरकार लोगों की खुली चर्चा के तहत चलती है। लोकतंत्र तब तक फल फूल नहीं सकता जब तक लोगों को खुले तौर पर अपनी बात रखने की आजादी ना हो। वाद विवाद चर्चा खुले तौर पर अपना पक्ष रखना एक खुले समाज का सूचक है। हिंदू धर्म सबसे पुराना और सहिष्णु धर्म है। हिंदू धर्म को मानने वाले भी सहिष्णु हैं। हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि देवी देवताओं के नाम पर अपनी संस्था और अपने बच्चों के नाम रखते हैं। यानी कोई अपनी संस्था का नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर रखता है तो उस पर आईपीसी की धारा 153A और 295A लगा देना ठीक नहीं। ये धाराएं तभी लगाई जाएं जब कोई व्यक्ति दुर्भावना से हिंदू देवी देवताओं का नाम इस्तेमाल करे। मोहम्मद जुबैर ने 1983 में रिलीज हुई एक फिल्म किसी से ना कहने का सीन ट्वीट किया, जिसमें अभिनेता फारूक शेख दीप्ति नवल के साथ एक होटल में जाते हैं जिसका नाम हनीमून होटल के बजाय हनुमान होटल हो गया होता है। 2018 में ये ट्वीट किया गया और गिरफ्तारी हुई जून में। शिकायत की एक ट्विटर हैंडल जो कि गुमनाम ट्विटर हैंडल हनुमान भक्त नाम से, उसने शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने उसकी शिकायत पर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए गिरफ्तार किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने इस गुमनाम हैंडल के मालिक का जो शिकायत करता है उसका बयान दर्ज किया, तो दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया नहीं। यानी इस केस में दिल्ली पुलिस ने धारा 161 के तहत शिकायतकर्ता का बयान ही दर्ज नहीं किया। लेकिन अभी मोहम्मद जुबैर जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि यूपी में जुबैर पर 6 मुकदमे दर्ज हैं जो जुबैर के ट्वीट पर ही हैं। जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में 2 FIR हैं। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिवलिंग की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर हाथरस में मुकदमा दर्ज किया गया था। जुबैर पर दिल्ली और यूपी में एक जैसी धाराएं हैं, 153A और 295A। जुबैर को सीतापुर मामले में पहले ही अंतरिम बेल मिल चुकी है। मोहम्मद जुबैर अभी हाथरस में दर्ज मुकदमे में 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अंडे और मीट को स्कूलों के मिड डे मील से बाहर रखना चाहिए, ऐसा कहना है कर्नाटक सरकार द्वारा गठित NEP पैनल का। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन सरकार का इसको लेकर कहना है कि इस मामले को बेवजह तूल दी जा रही है। नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने के लिए बने कर्नाटक के NEP पैनल का एक और सुझाव विवादों में आ गया है। पैनल का कहना है कि स्कूली बच्चों को मिड डे मील में अंडा और मांस न दिया जाए, क्योंकि अंडे और मांस के इस्तेमाल से शरीर बीमार होता है। 80% पॉपुलेशन इस मुल्क की नॉन वेजिटेरियन है, ये हकीकत है। अगर संघ परिवार चाहता है कि सब लोग वेजिटेरियन बन जाए तो ये हो नहीं सकता। अगर वो करना चाहेंगे तो भी नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों को अंडा नहीं दे सकते। अगर वो अंडा नहीं मिलता तो उनकी न्यूट्रिशन नहीं होती, उनकी ग्रोथ नहीं होती, बच्चों में सेहत नहीं बनेगी, तो देश का सेहत कैसे बनेगा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। अगर अंडा और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बच्चों को नहीं दिए जाएंगे तो उन्हें प्रोटीन कैसे मिलेगा? सरकार का कहना है कि ये बस सिफारिश है, इसे लागू नहीं किया गया है। पैनल बनता ही क्यों है? अनुशंसा करने के लिए। पैनल ने अनुशंसा की है, उस पर विचार विमर्श होगा। सरकार जनता की भलाई के लिए है, जो जनता के लिए अच्छा होगा उस पर सरकार फैसला लेगी। अभी हंगामा क्यों? विवाद भाषा नीति को लेकर भी खड़ा हो गया है। NEP पैनल ने 5वीं क्लास तक कन्नड़ भाषा में ही बच्चों को पढ़ाने की सिफारिश की, अंग्रेजी या दूसरी भाषा में नहीं। स्कूल प्रबंधन इससे नाराज है। It is unfortunate that the committee which has recommended about language
they are promoting once again recommendation with 1 to 5th or till पैनल का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन है जिसने भाषा की छूट दी है। बगैर विचार व्यक्त किए हुए पैनल ने ये फैसला लिया है जो कानून संगत और तर्क संगत नहीं है। bench judgment. It is already the settled matter. This committee have never looked upon what is the law existing as of now. प्रगतिशील विचारधारा के लिए जाना जाने वाला ये राज्य कर्नाटक भी अब भाषा और खान-पान विवाद में उलझता नजर आ रहा है, जो कि कभी भी इस राज्य की पहचान नहीं रही। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद एमएनएस को सरकार में हिस्सा मिल सकता है, लेकिन एमएनएस ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर लड्डू मिल जाए तो उसे खाने में कोई परहेज नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के घर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आरती उतारी गई और फिर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। उसके बाद दोनों के बीच बंद कमरे में तकरीबन 1 घंटे बातचीत हुई। चर्चा है कि बीजेपी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को सरकार में शामिल कर उद्धव ठाकरे को एक और झटका देना चाहती है। हालांकि खुद राज ठाकरे ने इसे गलत बताया, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात अपने लिए अनुकूल देख पार्टी के नेताओं के मन में लड्डू फूटने लगे हैं। लड्डू आएंगे तो खा भी लेंगे, वो बात नहीं। अभी तक तो वही लोग खा रहे थे ना, मनसेलो तो किधर लड्डू खाए भी नहीं है। तो लड्डू अगर खिलाएंगे और आप लोग भी लड्डू खिलाने के लिए तैयार हो जाओ हमारे साइड से, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। शिवसेना और बीजेपी के अलग होने के बाद से ही बीजेपी और एमएनएस में नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच कई बार मुलाकातें भी हुई, लेकिन एमएनएस की उत्तर भारतीय विरोधी छवि के चलते बीजेपी अभी तक बचती रही। हालांकि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से अजान का मुद्दा उठाने के बाद से दोनों के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार को समर्थन देने के बाद से दोनों दलों में नजदीकियां इस कदर बढ़ गई हैं कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के मुंबई कार्यक्रम में एमएनएस के एकमात्र विधायक राजू पाटिल को भी निमंत्रित किया गया था, जबकि बिना मांगे समर्थन देने वाले उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं दिया गया था। राज ठाकरे का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद बहुत से नेता उनसे मिलने गए थे। मैंने खुद सभागृह में बताया था कि मैं उन्हें देखने जाऊंगा। अगर मैं उनसे मिलता हूं तो किसी के पेट में क्यों दर्द होना चाहिए। आजकल मीडिया के पास खबरें कम हैं, इसीलिए डेस्क पर बैठकर खबरें बनाने का धंधा शुरू हुआ है। उसी का नतीजा अमित ठाकरे को मंत्री पद वाली खबर है। ये मुलाकात जिस तरह से बताई जा रही है कि सिर्फ एक सदिक्षा भेंट है, क्योंकि राज ठाकरे का ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने एक मार्मिक पत्र लिखा था उसको लेकर, लेकिन ये मुलाकात सिर्फ एक सदिक्षा भेंट नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुलाकात है, जिसका कि का मर्म जो है वो बहुत आगे तक, भविष्य तक जुड़ा हुआ है। और जो भी आज चर्चा हुई होगी, जो भी आज बात हुई है, उसका असर जो है आगे वाले राजनीति पर जरूर दिखाई पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन अशोक मानिका, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।